Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome all the viewers and students to the lecture series of judicial examination. So today we will discuss the definition of court, definition of a relevant fact, which fact is relevant, what is mean by fact and what is a fact in issue. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कोर्ट की डेफिनेशन, फैक्ट की डेफिनेशन, फैक्ट इन इशू किसे कहेंगे और रिलीवेंट फैक्ट हम किसे कहेंगे, ये पूरा हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो इस पे जो एग्जामिनर ने प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके साथ साथ एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, चाहे वो महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन हो या राजस्थान हो, एमपी हो, दिल्ली हो, केरला हो, यूपी हो, वट एवर इट मे बी, उत्तराखंड हो, इसमें जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. So definition of court, fact, relevant and fact in issue we will discuss under this lecture. So the definition of court says that court includes all judges and magistrates and all person except arbitrators legally authorized to take evidence. So the definition of court includes all the judges and magistrate and all person except arbitrators legally authorized to take evidence. In short, we can say that the person who is legally authorized to take evidence is known as a court. तो कोर्ट में जजेस भी आएंगे, मैजिस्ट्रेट आएंगे और ऐसे पर्सन आएंगे जिनको लीगली अथोराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स. तो आर्बिट्रेटर्स कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे. तो 3 पॉइंट है, एक तो जजेस कोर्ट में आएंगे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आएंगे और ऐसा पर्सन जिनको लॉ ने लीगली अथोराइज किया है एविडेंस लेने के लिए वो भी डेफिनेशन में आएंगे कोर्ट के. सो क्वेश्चन पूछा गया कोर्ट इस डेफिनेशन पे एमपीसीजे जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया. 66 नंबर का क्वेश्चन है 2017 के क्वेश्चन पेपर में. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट डू नॉट इंक्लूड्स, कोर्ट के डेफिनेशन में कौन नहीं आते हैं, यहां पर स्पेसिफिक दिया रहा है जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, आर्बिट्रेटर्स एंड पर्सन लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस. तो आर्बिट्रेटर इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज आर्बिट्रेटर डज नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट के डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर्स नहीं आता है. तो जजेस आते हैं कोर्ट के डेफिनेशन में, मैजिस्ट्रेट आते हैं कोर्ट के डेफिनेशन में एंड द पर्सन्स लीगली अथोराइज टू टेक द एविडेंस, ये भी कोर्ट के डेफिनेशन में आएंगे. अनदर क्वेश्चन, केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी 2012, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स. तो इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कोर्ट के डेफिनेशन में इंक्लूड्स किया था, तो वो बताने का है. ऑप्शन है जजेस, मैजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर्स, पर्सन्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस. तो यहां पर भी आंसर है आर्बिट्रेटर्स. तो कोर्ट के डेफिनेशन में जजेस आएंगे, मैजिस्ट्रेट आएंगे और ऐसे पर्सन जिनको कोर्ट ने लॉ ने अथोराइज किया है एविडेंस लेने के लिए, ये तीनों कोर्ट के डेफिनेशन में आएंगे. आर्बिट्रेटर कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा. नाउ द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट. सो फैक्ट की डेफिनेशन सब क्लॉज 1 सेज दैट एनी फैक्ट, anything, state of things or relation of thing capable of being perceived by the senses. So ऐसी चीज़ें जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं वो सब फैक्ट के डेफिनेशन में आएंगे. मतलब जो चीज़ हम सुन सकते हैं फैक्ट है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ देखा फैक्ट, मैंने ये चीज़ सुना फैक्ट, मैंने ये चीज़ को टच किया दैट इज ऑल्सो फैक्ट. सपोज मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को टच किया, वो गर्म हॉट था, दिस इज अ फैक्ट. ठंडा था फैक्ट, टच. स्मेल है ना, सेंस, दैट इज ऑल्सो फैक्ट कि मुझे इस तरीके की स्मेल आई,
फैक्ट है। देन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि इसका टेस्ट कड़वा था, मीठा था, बिटर था, वट एवर इट मे बी, तो ये भी फैक्ट के डेफिनेशन में आएगा। सो एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस, फर्स्ट वन इज। सेकंड बोलता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, पर्सन की मेंटल कंडीशन भी फैक्ट है। मैं क्या सोच रहा हूं अभी, मैं अच्छा सोच रहा हूं, बुरा सोच रहा हूं, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। टेल अस व्हाट यू थिंक, क्या आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताएं, दिस इज अ फैक्ट। मेंटल कंडीशन इज देयर, फैक्ट इज देयर। एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली, अपन बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड स्टार्ट विद द फ्रॉड्यूलेंटली, हुएवर फ्रॉड्यूलेंटली। तो अगर कोई एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली कर रहा है कि मैंने ये एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली किया, ये जो फैक्ट है ये स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि मैंने कोई काम फ्रॉड्यूलेंटली किया या गुड फेथ में किया। इट शोज द स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस इज अ फैक्ट। हैज सर्टेन इंटेंशन, द पर्सन इज हैविंग अ सर्टेन इंटेंशन, हम कहते हैं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन अच्छा था, मेरा इंटेंशन बुरा था, तो हैज अ सर्टेन इंटेंशन, इट शोज अ मेंटल कंडीशन एंड दैट्स व्हाई इट इज अ फैक्ट। एक्ट्स इन गुड फेथ, कि मैंने गुड फेथ में काम किया, दिस ऑल्सो act of good faith also shows a mental condition and this is also a fact. Now fact पे probable question कौन सा पूछ सकता है एग्जामिनर? Fact under section 3 of Indian Evidence Act means anything, state of things or relation of things capable of being pursued by the senses. Second one is any mental condition of which any person is conscious. Both of the above statement are correct, both of the above statements are incorrect. तो हमने देखा कि सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 3 फैक्ट ये बताता है कि एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस। सब क्लॉज 2 ये बताता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो ये दोनों फैक्ट के डेफिनेशन में आते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो डेफिनेशन है ये दोनों डेफिनेशन के पार्ट है और दोनों यहां पर आए हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ अब फैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो रिलीवेंट फैक्ट रहेगा या फैक्ट इन इशू रहेगा। तो रिलीवेंट किसको कहेंगे हम? वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to the provision of this act relating to relevancy of fact. तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कंसर्न है, कनेक्टेड है कि हम उसको रिलीवेंट कहेंगे और वो जो बताया हुआ है सेक्शन 5 टू सेक्शन 55 में, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर में बताया हुआ है कि किस तरीके से कनेक्टेड है और कौन से फैक्ट रिलीवेंट रहेंगे। एडमिशन एंड कन्फेशन, अगर कोई पर्सन कन्फेशन देता है या एडमिशन देता है दैट इज अ रिलीवेंट फैक्ट, वो रिलीवेंट रहेगा। डाइंग डिक्लेरेशन इज रिलीवेंट, किसी पर्सन का मरने से पहले दिया गया बयान रिलीवेंट है क्योंकि वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है। मर्डर हुआ या नहीं हुआ ये कोर्ट को डिसाइड करने का है और डाइंग डिक्लेरेशन में वो अपना स्टेटमेंट देता है कि हाँ मुझे इसने मारा, रिलीवेंट रहेगा। जजमेंट ऑफ अदर केसेस, अगर पहले कोई ऐसा केस हुआ होगा जिसमें ऑलरेडी कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया है वो रिलीवेंट रहेगा, जजमेंट ऑफ अदर केसेस। एक्सपर्ट ओपिनियन, समटाइम्स सपोज if the court is unable to form his opinion, the court can take the help of expert. एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, जहां पर कोर्ट खुद अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सक रहा है कुछ, तो वो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है और एक्सपर्ट का ओपिनियन उसको कंक्लूजन पे आने के लिए सपोर्ट करेगा और वो रिलीवेंट रहेगा। एविडेंस एज टू कैरेक्टर, तो किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस भी रिलीवेंट में आएगा। नाउ फैक्ट इन इशू, any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. So any fact from which either by itself or in connection with other fact the existence or non-existence of anything may be proved. ऐसा फैक्ट जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं, किसी की लायबिलिटी और डिसेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, किसी का राइट को जो असर्टेड और डिनाइड किए वाला है, किसी ने राइट क्लेम किए वाला है वो राइट को डिसाइड कर सकते हैं, वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। सपोज आप फैक्ट इन इशू का हम देखेंगे कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस
नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसएबिलिटी। तो किसी राइट का एग्जिस्टेंस में है या नॉन एग्जिस्टेंस में है, ये कोर्ट को डिसाइड करने का ही तो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। किसी की लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नॉन एग्जिस्ट करती है, या किस हद तक एग्जिस्ट करती है, ये कोर्ट को डिसाइड करने का है, दैट इज अ फैक्ट इन इशू। किसी की लायबिलिटी या किसी की डिसेबिलिटी एग्जिस्टेंस में है या नॉन एग्जिस्टेंस में, ये भी कोर्ट को डिसाइड करना है, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट इन इशू। सो ये असर्टेड और डिनाइड। अभी देखो कि फैक्ट इन इशू, सपोज इफ देयर इज एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर के ऑफेंस में फैक्ट इन इशू क्या होगा, दैट ए कॉज्ड बी's डेथ, कि ए ने बी की डेथ किया है या नहीं किया है, फैक्ट इन इशू है, कोर्ट को डिसाइड करना है। देन दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी's डेथ, कि ए का इंटेंशन था क्या बी की डेथ कॉज करने का, दैट इज ऑल्सो फैक्ट इन इशू। देन थर्ड वन इज दैट ए हैड रिसीव्ड अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या ए को बी के तरफ से गुस्सा तो नहीं दिलाया गया जिसके चलते उसने ऑफेंस किया, मर्डर किया, ये भी कोर्ट को डिसाइड करने का, दैट मे बी अ फैक्ट इन इशू ऑल्सो। देन फैक्ट विच आर इन डिस्प्यूट, जो फैक्ट डिस्प्यूट में एक पार्टी कह रही है कि हाँ ये है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं है, दैट फैक्ट इज नोन एज अ फैक्ट इन डिस्प्यूट। तो जो फैक्ट डिस्प्यूट में है वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। सो प्रोबेबल क्वेश्चन फैक्ट इन इशू पे हो सकता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। तो ए पे एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर किया, तो उसके ट्रायल पे कुछ फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू में हो सकते हैं। तो उसमें दैट ए कॉज्ड बी's डेथ, सेकंड वन इज दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी's डेथ, third one is that A had received a grave and sudden provocation from B. All of the above may be correct. So the correct answer is, यहां पर हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो A is accused of the murder of B at his trial, the following facts may be in issue. कौन सा रहेगा, that A caused B's death, that A intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B. So all of the three, all of the above may be correct. So the answer is fourth, all of the above may be correct. सब के सब करेक्ट रहेंगे, ये सब फैक्ट इन इशू में है, कोर्ट को ये डिसाइड करना है। You understand this particular topic, and if you understand this particular topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.